दोस्तों नमस्ते, मैं हूं अमरकांत। आज हम बात करेंगे फिल्म जगत के उस फनकार की जिसने अपनी अदाकारी के दम पर न सिर्फ अपने चाहने वालों के दिल जीते बल्कि अभिनय की एक नई परिभाषा भी रची। चक्रव्यूह में घुसने के बाद मेरे और चक्रव्यूह के बीच सिर्फ जानलेवा निकटता थी, इसका मुझे पता ही न चलेगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं 18 अक्टूबर 1950 को जन्मे ओम पुरी की। चक्रव्यूह से बाहर निकलने पर मैं मुक्त हो जाऊं भले ही, फिर भी चक्रव्यूह की रचना में फर्क ही न पड़ेगा। मरूं या मारूं, मारा जाऊं या जान से मार दूं, इसका फैसला कभी ना हो पाएगा। सोया हुआ आदमी जब नींद में से उठकर चलना शुरू करता है तब सपनों का संसार उससे दोबारा देख ही ना पाएगा। उस रोशनी में जो निर्णय की रोशनी है, सब कुछ समान होगा क्या? एक पलड़े में नपुंसकता, दूसरे पलड़े में पौरुष, पर ठीक तराजू के कांटे पर अर्ध सत्य। तो रहना है एक दूजे के साथ, हर मुश्किल में बांटेंगे हम एक दूजे का हाथ। हमको तो रहना है एक दूजे के साथ, हर मुश्किल में बांटेंगे हम एक दूजे का हाथ। भूलेगा ना ये जहां, कुछ ऐसा कर जाएंगे अपने वतन के लिए, हम हंस के मर जाएंगे। हमको तो रहना है एक दूजे के साथ, हर मुश्किल में बांटेंगे हम एक दूजे का हाथ। हमको तो रहना है एक दूजे के साथ, हर मुश्किल में बांटेंगे हम एक दूजे का हाथ। भूलेगा ना ये जहां, कुछ ऐसा कर जाएंगे अपने वतन के लिए, हम हंस के मर जाएंगे। अभिनेता ओम पुरी का जन्म हुआ अंबाला के एक पंजाबी परिवार में। उनके पिताजी रेलवे में काम करते थे। उन्होंने इंडियन आर्मी में भी काम किया था। ओम जी ने अपनी आगे की पढ़ाई के लिए अभिनय की शिक्षा को चुना और पुणे के फिल्म और टीवी संस्थान FTII में दाखिला ले लिया। यहां उनके सहपाठी थे नसीरुद्दीन शाह। इसी FTII में अपने सहपाठियों के साथ ही ओम पुरी ने अपने जीवन की पहली फिल्म में काम किया। बात है सन 1976 की। सभी सहपाठी FTII से पास हो चुके थे। उन्होंने मिलकर मराठी फिल्म बनाई घासी राम कोतवाल। विजय तेंदुलकर के मराठी नाटक पर बनी इस फिल्म का निर्देशन किया के हरिहरन और मणिकौल ने, और FTII के अन्य 16 पास आउट ग्रेजुएट्स भी इसके निर्माण से जुड़े हुए थे। साधारण सा चेहरा और व्यक्तित्व होने के बावजूद ओम पुरी में गजब का आत्मविश्वास था। उन्होंने इस बात की फिक्र कभी नहीं की कि उन्हें हिंदी सिने दर्शक एक अभिनेता के रूप में स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे।
और शायद यही वजह थी कि जब जब दर्शकों ने ओमपुरी को किसी फिल्म के पर्दे पर देखा तो उन्होंने हमेशा ओमपुरी को उस फिल्म के किरदार के रूप में ही पाया। इतना सशक्त अभिनय हुआ करता था ओमपुरी का। आर्ट फिल्म या समानांतर फिल्म कही जाने वाली फिल्मों से अपना करियर शुरू करने वाले ओमपुरी को हमेशा ही ये मलाल रहा कि उनके अधिकांश उत्कृष्ट काम के बदले में उन्हें कभी भी उचित पारिश्रमिक नहीं मिला, बस नाम मात्र का ही पैसा मिला। उनके दमदार और सजीव अभिनय से सजी फिल्में रही हैं 1980 में भवनी भवाई, 1980 में ही आक्रोश। इस फिल्म में ओमपुरी ने एक ऐसे आदिवासी व्यक्ति की भूमिका को पर्दे पर जीवंत किया जो आर्थिक शोषण का शिकार रहा है। 1981 में सदगति, 1982 में उनकी फिल्म आई अर्धसत्य, जिसमें व्यवस्था और अपने ही पुलिस डिपार्टमेंट के भ्रष्ट तंत्र से लड़ते पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में ओमपुरी ने अभिनय की एक मिसाल कायम की। अर्धसत्य ही वो फिल्म थी जो आर्ट फिल्म या समानांतर फिल्म के रूप में बनाई गई, लेकिन फिर भी अपनी तमाम खूबियों और ओमपुरी के अभिनय के कारण कमर्शियली बेहद हिट रही। और इसी फिल्म ने ओमपुरी का परिचय हिंदी सिनेमा के उन दर्शकों से भी कराया जो आर्ट फिल्मों की बजाय केवल कमर्शियल या मसाला फिल्में ही देखना पसंद करते थे। मैं अपनी मर्जी से जीता हूँ, किसी और की मर्जी का गुलाम नहीं हूँ मैं। पुलिस फोर्स में तुम हमारा काम करोगे, हमारा अपना आदमी बनकर रहोगे विलनकर। जिस इंस्टीट्यूशन के दुश्मनों से मैंने जूझना चाहा, वही इंस्टीट्यूशन मेरी मर्दानगी कुचलने पर तुला हुआ। साथियों, विविध भारती ने भी ओमपुरी साहब को आमंत्रित किया था अपने स्टूडियोज में और उनके साथ एक लंबी बातचीत हुई। कार्यक्रम था उजाले उनकी यादों के। तब उन्होंने अपनी जिंदगी से जुड़ी बहुत सी बातें हमसे की जो हम आपको सुनवा चुके हैं, लेकिन आज एक बार फिर उसी कार्यक्रम का एक छोटा सा हिस्सा। बचपन तो पंजाब में बीता और अंबाला में मेरा जन्म हुआ था और उसके बाद मैं अपने पिताजी के साथ, जो कि रेलवे में थे, वो आर्मी छोड़ चुके थे, पहले आर्मी में थे, लेकिन मेरे जन्म के पहले उन्होंने आर्मी छोड़ दी थी और रेलवे ज्वाइन किया था। तो उनकी जगह जगह तब्दीली होती रहती थी, लेकिन फाइनली मेरी जो परवरिश है वो एक गांव सनौर, वहां पे मैंने पढ़ाई शुरू की। मैं अपने मामा के यहाँ रहता था, मामा जमींदार थे, तो मैं मतलब गाय भैंस खेत उनमें पला हूँ। 10वीं तक मैंने वहीं पे शिक्षा ली गांव में। उसके बाद कॉलेज के लिए मैं पटियाला आ गया। कि रेडियो से मेरा काफी अच्छा रिश्ता है, लेकिन मुझे एक्टिंग का शौक था 8वीं कक्षा में ही। मेरी पहली जो एक्टिंग की एक्सरसाइज थी वो थी खांसना। हमारे डोम थे स्कूल के रास्ते में, तो जब भी हम निकलते थे वो खांसता ही रहता था, तो उसकी नकल मैं करता था। तो हमारे मामा कभी कोई मेहमान आ जाए तो उनको कहते थे कि भैया ये एक्टिंग करके दिखाएगा। उसके लिए मैं इनसे कहता था, हमारे पास पुराना रेडियो, ऑब्वियसली उस वक्त तो पुराने ही रेडियो थे, तो कि आप रेडियो ऑन कर दीजिए और उसका वॉल्यूम म्यूट कर दीजिए, तो उसकी जो बाकी लाइटें बुझा दीजिए, सिर्फ उसकी रोशनी में मैं बैठ के, हल्की सी लाइट पड़ती थी तो उस लाइट में मैं खांस के दिखाता था उनको, जो सरकार की तरफ से उन्हें इनाम या वक्फ में दिए गए हैं। दूसरी बात यह है कि मैं चाहता हूं आप जासूसों का एक मजबूत जाल फैलाएं। कहां क्या हो रहा है इसके बारे में मुझे पूरी जानकारी मिलनी चाहिए। एक्टिंग कॉलेज के प्लेज में एक्टिंग शुरू हो गई थी और हमारा ग्रुप था, कॉलेज का ही ग्रुप था, तो उसमें हमने बीए के दौरान कुछ 3-4 नाटक किए। जत्थेदार नाम से था पंजाबी में। एक अनहोनी कपूर सिंह घुमन थे, एक राइटर उनका था, और एक था समुद्रों पार। 3 थे और अनहोनी में मुझे बेस्ट कैरेक्टर एक्टर का अवार्ड मिला था। तो उसको देखकर जो जज थे उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि कौन से कॉलेज में हो। मैंने कहा जी खालसा कॉलेज में हूँ। उन्होंने कहा कि हमारा थिएटर ग्रुप है पंजाब कला मंच और मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पढ़ा हूँ और मेरी पत्नी भी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से है और तुम हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लो। तो मैंने कहा जी ठीक है। और मैं तब नौकरी भी करता था। मैं इवनिंग कॉलेज में पढ़ता था और दिन में कॉलेज में ही नौकरी करता था, लैब असिस्टेंट की। तो उन्होंने कहा तुम लैब असिस्टेंट में कितने पैसे मिलते हैं? मैंने कहा जी 125 रुपए। तो बोले हम 150 देंगे, तुम छोड़ दो वो नौकरी। मैंने कहा जी छोड़ी। तो मैं कुछ लगभग 3 साल तक उनके साथ मैंने काम किया। बहुत अच्छे अच्छे नाटक किए, अंग्रेजी के अनुवाद, ओरिजिनल हिंदी के प्लेज। दूसरे हमारे जो भी प्लेज हुए वो सामाजिक सच्चाई से जुड़े हुए प्लेज। भाइयों, कान खोल के मेरी बात सुनो, कोई आवाज नहीं करेगा। जरा जिन्नी
आदमी भी आवाज नहीं करेगा, नहीं तो आवाज सुन के वो फिर भाग जाएगा। समझ गए ना? हाँ। 8वीं तक तो मुश्किल से मैंने शायद 2 या 3 फिल्में देखी होंगी। उनमें से 2 फिल्में मुझे याद हैं। एक तो थी जिस देश में गंगा बहती है, और एक थी कभी अंधेरा कभी उजाला। शुरुआती अनुभव बहुत अच्छा नहीं था। मैं भाग जाना चाहता था एनएसडी से, क्योंकि मैं पंजाबी माध्यम से पढ़ा था। मेरी पंजाबी और हिंदी अच्छी थी, अंग्रेजी बिल्कुल अच्छी नहीं थी, और पढ़ता भी नहीं था अंग्रेजी में, ना अंग्रेजी फिल्में देखता था, अखबार भी नहीं पढ़ता था, और पूरी क्लासेस हमारी एनएसडी की अंग्रेजी में होती थी। समझ में नहीं आता है ये वो। तो हमारे जो डायरेक्टर थे अलकाजी साहब, उन्होंने भांप लिया कि ये लड़का एक्टिंग में तो बहुत होशियार है, प्रैक्टिकल्स में, लेकिन ये जो थ्योरी क्लासेस होती हैं उसमें बहुत खामोश रहता है। उन्होंने एक सीनियर स्टूडेंट को मेरे पीछे लगा दिया कि इससे पता करो कि इसकी बैकग्राउंड क्या है और इसकी समस्या क्या है। वो थे M.K. रैना। तो उन्होंने एक दिन मुझे पकड़ा ऐसे ही, चलो चाय पीते हैं। चाय पिलाने बहाने वो पार्क में ले गए, हम बैठ गए। बोले कहाँ के हो, क्या करते हैं पिताजी, वगैरह वगैरह पूरी उसने इंटरव्यू ले डाली। तो बोले आपको स्कूल में कोई परेशानी है? मैंने कहा हाँ है। बोले क्या है? मैंने कहा क्लास में समझ में नहीं आता है, अंग्रेजी बहुत बोलते हैं। बोले ओ तो क्या है, अंग्रेजी तो एक भाषा है, सीख जाओगे आप, डिक्शनरी का यूज करो। तो जो भी अपने ढंग से वो कह पाया उसने मुझे समझाया। फिर उसने जाके डायरेक्टर साहब को बोला होगा। डायरेक्टर साहब ने मुझे बुलाया और बुला के कहा कि देखो इसे कॉम्प्लेक्स बिल्कुल ना समझो, ये एक जबान है, जैसे पंजाबी है, हिंदी है, वैसे अंग्रेजी है। और दूसरे अगर आपको दिक्कत है तो आप हिंदी में बोलिए, हिंदी में जवाब दीजिए। और दूसरे अंग्रेजी इंप्रूव करने के लिए आप रेडियो सुनिए, रेडियो में खबरें सुनिए अंग्रेजी की, और अखबार पढ़िए ऊंचे ऊंचे, शॉर्ट स्टोरीज पढ़िए किताब लेके ऊंचे ऊंचे। लोग जब बात करते हैं अंग्रेजी में उनको ध्यान से सुनिए, अपने कान खुले रखिए, और साथ ही साथ आप बोलिए भी। और बोलने में झिझकिए मत, अगर गलती होती है तो दूसरा आपको करेक्ट कर देगा, और करेक्ट कर दे तो शर्माइए मत, को ग्रहण कीजिए। मेहनती तो मैं था ही, तो मैंने ये सब चीजें अप्लाई की और मुझे बहुत फायदा हुआ। 1 साल तक दिल्ली में ही था। 6 महीने में रेपर्टरी में था, एनएसडी की ही रेपर्टरी। 6 महीने के बाद मैंने रेपर्टरी छोड़ दी। रेडियो पे मुश्किल से 2 या 3 प्रोग्राम कोई नाटक के मिल जाते थे, और फीस ज्यादा नहीं थी, 30 रुपए एक प्रोग्राम के मिलते थे। परेशानियों से गुजर रहे थे, तो नसीरुद्दीन शाह छुट्टियों में वो फिल्म इंस्टीट्यूट पहुंच चुके थे। मेरे साथी नसीरुद्दीन शाह थे, क्लास में ही थे। ड्रामा शुरू हुआ कि पीछे से पियन भागता आया। उसने कहा साहब हेड क्लर्क जो है वो कह रहे हैं कि आपकी फीस के पैसे काटना भूल गए इसमें से। मैंने कहा भैया भूल जाओ, इसमें से एक धेला नहीं दूंगा। तो बहरहाल मैंने पैसे ही नहीं दिए उनको फीस के। और फिर अर्धसत्य के वक्त जब अर्धसत्य रिलीज हुई, तब मुझे एक लेटर आया फिल्म इंस्टीट्यूट से कि ऊपर वाले की दया से आप सफल हुए हैं जीवन में, आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो आपकी फीस जो है कुछ 342 रुपए 50 पैसे ऐसा कुछ। नारायण सालोके हॉस्पिटल में मर गया, टाइम डिक्लेरेशन में उसने तुम्हारा नाम लिया है, तुमने उसे जलाकर मारने की साजिश की है। मैं तुम्हें गिरफ्तार कर रहा हूँ। कल आना देखेंगे। मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाने को आया हूँ, कल नहीं आज। कि ऐसा था कि मुझे अपने बारे में कोई गलतफहमी नहीं थी। मैं कोई चिकना तो था नहीं, और मैंने कहा यहाँ जो ज्यादातर एक्टर्स हैं वो चिकने ही हैं। मेरी निगाह जो थी वो वैसी फिल्मों पे थी जो श्याम बेनेगल तब आ चुके थे, और कि श्याम बेनेगल जैसी फिल्मों में काम मिले। कुछ हद तक बासु चैटर्जी, बासु भट्टाचार्य, गुलजार साहब, उन्होंने मेरे अपने बनाई, और ऋषिकेश मुखर्जी, कि भाई इनकी फिल्मों में काम मिले तो अच्छा होगा। लेकिन मैं इनमें से किसी से भी मिलने नहीं गया, जो ट्रेडिशनली लोग करते हैं कि तस्वीरें लेके दफ्तर दफ्तर जाते हैं, वो मैंने बिल्कुल नहीं किया। उसकी बजाय मैंने एक थिएटर ग्रुप इकट्ठा किया मजमा के नाम से। उसमें रोहिणी हतंगड़ी थी, मदन जैन थे, अथर नवाज थे, नसीरुद्दीन शाह थे, तो ऐसे जयदेव हतंगड़ी थे। तो ऐसे लोगों को इकट्ठा करके मैंने पहला नाटक उध्वस धर्मशाला किया, और उसकी रिहर्सल्स करने की जगह नहीं थी। तो कभी किसी के घर में, कभी किसी कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में दोस्त था हमारा भूपेंद्र अवस्थी, वो स्टूडेंट्स के प्रेसिडेंट थे, चाइल्ड स्पेशलिस्ट। उनको एक्टिंग का शौक था, तो वो हमारे थिएटर ग्रुप में एक्टिंग भी करते थे। तो वो अपने स्टूडेंट्स का जो कॉमन रूम था वो रिहर्सल के लिए दे दिया। और पहला अच्छा भोजन
वो एक शामियाना करके एक रेस्टोरेंट था वर्ली पे, नाके पे। वहां पे हमने पहली बार एक अच्छे एयर कंडीशन रेस्टोरेंट में पहला भोजन वो किया। नहीं तो हमारा जो ढाबा था ज्यादातर पॉपुलर नेशनल ढाबा बांद्रा स्टेशन के बाहर सरदार जी का था, तो वहां हम भोजन करते थे। जात धर्म सब अलग है लेकिन मुल्क एक है, ढंग एक है। जिस्म हमारे जुदा जुदा है लेकिन खून का रंग एक है। गीता को छू के कहते हैं कसम हमें कुरान की, आन नहीं मिटने देंगे हम अपने हिंदुस्तान की। देश के दुश्मन गद्दारों को, देश के दुश्मन गद्दारों को मिलके देंगे मात। हमको तो रहना है एक दूजे के साथ, हर मुश्किल में बांटेंगे हम एक दूजे का हाथ। हमको तो रहना है एक दूजे के साथ, हर मुश्किल में बांटेंगे हम एक दूजे का हाथ। भूलेगा ना ये जहां, कुछ ऐसा कर जाएंगे अपने वतन के लिए, हम हंस के मर जाएंगे। और कुछ उल्लेखनीय फिल्में ये भी हैं। 1986 में मिर्च मसाला, 1992 में धारावी, मंडी, आरोहण, गिद्ध, पुनर्जन्म। अब यहाँ फिल्म जाने भी दो यारों का जिक्र करना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि इस फिल्म से उनके चाहने वालों ने देखा कि ओमपुरी जितने माहिर गंभीर अभिनय में हैं, उतने ही हास्य भूमिकाओं में भी। ओए धृतराष्ट्र के पुत्र, द्रौपदी को वापस कर, वो मेरे साथ जाएगी। शांत गदाधारी भीम, शांत। मैं उसे नाटक में। ओए, द्रौपदी तेरी अकेले की नहीं है, हम सब शेयर होल्डर हैं। मगर बड़े भाई के वचन का पालन करना ही पड़ेगा। क्यों? अबे नाटक में ऐसा लिखा है। ओए चलो, पालन तो कभी हमने अपने बाप की आज्ञा का नहीं किया। तू चीज क्या है? सावधान भीम, बड़े भाई का भरे दरबार में अपमान। ओए चुप है अर्जुन सिंह। ये सब क्या हो रहा है? अरे अर्जुन, ये तो तुम्हारी इंसल्ट है। अगर ये गधा गदाधारी है तो तुम भी धनुषधारी हो, रॉबिन हुड। सावधान भीम, बड़े भाई से क्षमा मांग, वरना एक धनुष बाण तेरे सीने को छिल्ली छिल्ली कर देगा। ओए, तेरे धनुष बाण की ये ले 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 भर, ले जा। धनुष तोड़ दिया, 30 रुपए का नुकसान कर दिया। नाटक नहीं मिलेगा तूने। मैं नहीं करता नाटक वाटक, बाहर को जाओ तुम सब। ये सब क्या हो रहा है? भैया रोको इसे, भीम रोको इसे। दुर्योधन, क्या नाम है तुम्हारा? अरे युधिष्ठिर, युधिष्ठिर, रोको इसे। ओए गधे भीम, मैं वचन दे चुका हूँ, द्रौपदी को छूने से पहले मेरा सर फोड़ना होगा। आपको बता दें कि ओमपुरी ने हमारे देश की बेहतरीन फिल्मों में ही काम नहीं किया, बल्कि ओमपुरी पश्चिम की फिल्मों में भी अपनी अभिनय प्रतिभा का लोहा मनवा चुके थे। और ये सिलसिला 1982 में ही शुरू हो गया था, जब रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी आई। फिल्म में गांधी बने बेन किंग्सले के साथ उनका बहुत ही इंटेंस रोल था। 1997 में ब्रिटिश फिल्म माय सन द फेनेटिक, 1999 में ईस्ट इज ईस्ट, 2001 में द पैरेलल ऑफिसर, 1992 में ओमपुरी ने अभिनय किया बॉलीवुड की फिल्म सिटी ऑफ जॉय में, 1994 में वुल्फ और इसी साल द घोस्ट एंड द डार्कनेस। 2007 में ओमपुरी ने टॉम हंक्स और जूलिया रॉबर्ट्स के साथ फिल्म की चार्ली विल्सन्स वॉर। अगर मसाला या कमर्शियल फिल्मों की बात करें तो ओमपुरी की उल्लेखनीय फिल्में रही हैं डिस्को डांसर, माचिस, गुब।
चाची 420, हेरा फेरी, मालामाल वीकली। मेरे मरने से पहले तू 50 लाख रुपए ले ले। इसीलिए हम लोग यहाँ आए हैं। लाओ लॉटरी का टिकट मेरे हवाले कर दो। दे दो टिकट वहाँ और हाथ हिलाते हुए वापस चलो। नहीं, मेरी शादी का क्या होगा? अरे बाढ़ में गई तो हर शादी। मैं समझाता हूँ। सुनिए बहन जी, सुनिए। देखिए, अगर हम बड़ा दिल करके आपको टिकट दे भी देते हैं, हाँ? तो भी आप करेगी क्या? हाँ? आप इससे हवा भी नहीं हिला पाएगी। हाँ? मतलब ये कि ये आपके भाई साहब ने लॉटरी ऑफिस में फोन करके अपना नाम, पता, टिकट नंबर, कोट में कितने छेद है, बाटली में कितनी दारू है, सब बता दिए। अब लॉटरी ऑफिस से इंस्पेक्टर आएगा और वो आकर जांच पड़ताल करेगा। भगवान। और वो आकर देखेगा कि लाश बैठी है कुर्सी में और आप खड़ी हैं हाथ में टिकट लेकर, वो सीधे आपको हवालात ले जाएगा। तू तो हो गया अनाथ, तेरे माँ बाप गए हवालात में। मतलब पैसा गया? गया नहीं है और जाएगा भी नहीं। अगर हम अपनी अकल का इस्तेमाल करें तो नहीं जाएगा। तू इधर आ, हट पीछे। देख, झाड़ू से छत के जाले निकालना छोड़, सीधे मकड़ी पर दे मार। जा। देखिए, लॉटरी इंस्पेक्टर के सामने हमें ऐसा दिखाना है कि ये मरा नहीं है, जिंदा है। हा? कैसे? मेरे साथ सुनिए, उसको पहले उठा के कुर्सी में बिठा दो। मल्लू चल कन्हैया, कुर्सी पलटा। उठा अर्थी का, पकड़ उधर से। ये बहुत मोटा है। देख चोट न लगे रे, निकला तो मुसीबत हो जाएगी। बस ठीक है। अरे इसका रख मत। बोलो मंजूर है या नहीं? चाइना गेट, सिंह इज किंग, आस्था, कुंवारा, गदर, हे राम, दीवाने हुए पागल और नरसिम्हा। जय राधा माधव। जय हो आदित्यावतो रुद्रा विश्वे देवा महाबला कंठे प्रवक्ष्यामि धर्म कामान् सिद्धये विजयी। मंदिर का पहला प्रसाद आपको जजमान। हमारा दूसरा मंदिर कैसा बन रहा है गोसाई जी? अति उत्तम प्रभु। अजी लोग तो अभी से मंदिर में दर्शन करने के लिए आने लगे। कहते हैं चलो बाप जी के मंदिर, चलो बाप जी के मंदिर। और मूर्तिकार ने इतनी सुंदर मूर्ति बनाई है। अच्छा? हाँ। और गोसाई जी, किसी और चीज की कमी तो नहीं है? प्रभु 5 लाख की और आवश्यकता थी। हो जाएगा, हो जाएगा। सब सुख चैन है आपकी दया से। सक्सेना इंडस्ट्रीज की ओर से आपके प्रतिष्ठान को 2 लाख रुपए भेंट। व्यापारी संघ की ओर से 5 लाख रुपए। जय राधा माधव। ओमपुरी ने दूरदर्शन के लिए बने सीरियल कक्का जी कहिन में कक्का जी के रूप में इंडियन पॉलिटिशियन के किरदार को एक अलग तरह से प्रस्तुत किया, तो वहीं तमस सीरियल में वो कुछ अलग अंदाज में नजर आए। ओमपुरी को उनकी फिल्म अर्ध सत्य के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया और यही राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार उन्हें फिल्म आरोहण के लिए भी मिला। फिल्म फेयर अवार्ड उन्हें सपोर्टिंग एक्टिंग के लिए 4 बार मिला। फिल्में थीं घायल, माचिस, गुप्त और प्यार तो होना ही था। हिंदी सिनेमा में उनके योगदान को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने ओमपुरी को पद्मश्री से सम्मानित किया। ओमपुरी सिर्फ 66 साल के थे 6 जनवरी 2017 को, और ये कोई उम्र नहीं होती दुनिया को अलविदा कहने की, लेकिन जो सच था उसे कबूल करना पड़ा कि अब ओमपुरी इस दुनिया में नहीं रहे। तेरी आँखों से ही जागे सोए हम, तेरी आँखों से ही जागे सोए हम।
तक आखिर वक्त का मरहम जख्मों को भर देता है, शीशे को भी ये पत्थर कर देता है। रात में तुझको पाए दिन में खोए हम, तेरी आंखों से ही जागे सोए हम। अभिनेता ओम पुरी पर केंद्रित इस कार्यक्रम के प्रोड्यूसर रमेश गोखले अब अमरकांत को दीजिए इजाजत। नमस्ते।